ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ में है हमारे अतिथि के रूप में राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल जी जाट। रामपाल जी, आपने बताया कि वसुंधरा जी राजस्थान में सबसे बड़ी कद्दावर और एक जननायक के रूप में उभरी हैं और एक सर्वमान्य नेता के रूप में माना जा रहा है उन्हें। अभी अगर चुनाव की बात होती है तो क्या भाजपा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? योगेंद्र जी, इस बारे में भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनमें माननीय लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर जितने भी महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो सब ये बात कह चुके हैं कि राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे एकमात्र नेता है जो भाजपा को आगे ले जाने में अभी सक्षम है। इस कारण से परिवर्तन यात्रा के बाद जो श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा की, उस यात्रा में भी जनता में भी ये जज्बा देखने को मिला और इस कारण से हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा आगामी मुख्यमंत्री के रूप में रहेगी श्रीमती वसुंधरा राजे। तो आगे कोई रणनीति बनाई है उन्होंने कि जैसे पहले परिवर्तन यात्रा निकाली, इस तरह की कोई यात्रा है कुछ? निश्चित रूप से शासन में आने के लिए हर एक को अपनी रणनीति बनानी पड़ती है और समय आने पर श्रीमती वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी ये भी अपनी रणनीति घोषित करेगी। आपने अभी बताया था कि राजस्थान में जनता जब कंपैरिजन करती है तो पाती कि वसुंधरा जी की सरकार आती तो हम लोग शायद बिहार या गुजरात के रूप में अग्रसर होते। विकास की एक जो उदाहरण है शायद राजस्थान में भी उस दृष्टि से देखी जाती। अब अशोक गहलोत जी पे आपने आरोप लगाया है कि वापस से उसी स्थिति में 2003 वाली में वापस उन्होंने धकेल दिया। तो ऐसी कोई आप उपलब्धि भी मानते हैं अशोक गहलोत जी, जो प्रदेश की जनता उन्हें भी याद करे, ऐसा कुछ मानते हैं? श्रीमान अशोक जी गहलोत अच्छे राजनीतिज्ञ और किसको पटक लगानी है और किसको आगे बढ़ाना है, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए कांग्रेस में वो अपने आप को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित कर सके, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजनीतिज्ञ के रूप में सर, निश्चित राजनीतिक के रूप में मैं सोचता हूं उन्होंने जो अपने आप को सिद्ध किया है कांग्रेस में सबसे अच्छे नेता के रूप में, और राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस में अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन देखिए अब उनकी जो योजनाएं जिनके बारे में वो कहते हैं कि चाहे तो जन सुरक्षा योजना हो या चाहे फ्री मेडिकल फैसिलिटी वाली हो, जैसे कि दवा वगैरह निःशुल्क मिल रही हैं, और अभी उन्होंने 3 दिन पहले ही पशुओं के लिए भी फ्री मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की है। तो मानना है कांग्रेस का कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य की जनता के लिए और मवेशियों के लिए भी। यदि कांग्रेस इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मानेगी तो यही उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है राज्य में सुख शांति रहे, राज्य में किसी भी वर्ग को कष्ट नहीं उठाना पड़े, संकटों से जूझने नहीं पड़े। और इस समय तो चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव वाला हो, चाहे शहर वाला हो, आप किसी भी इस फील्ड में स्थिति देखें, सबके सब परेशान हैं, दुखी हैं। वसुंधरा जी के शासन में पूरा राजस्थान बिजली के संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। आज कटौतियां, अघोषित कटौतियां, इससे सभी वर्ग दुखी हैं। इतना ही नहीं तो कांग्रेस ने श्रीमती अशोक गहलोत के शासन में आने के पहले जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, उस चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने मेंशन किया था, लिखा था कि हम किसानों में बिजली के बारे में उनको नियमित, निरंतर, बिना बाधा के 8 घंटे प्रतिदिन बिजली देंगे। और 8 घंटे की बजाय आज 2 और 3 घंटे भी निरंतर, निर्बाध और नियमित रूप से बिजली नहीं मिल पा रही। बल्कि जो उन्होंने दूसरा वायदा किया था कि हम रेटों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो वो तो लगातार बढ़ोतरी करने में लगे हुए हैं। और अभी जो उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए, मैं सोचता हूं ये इनके शासन का एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा समझा जा सकता है
कि ये सरकार जनता को अच्छा शासन देने में, सुशासन देने में विफल रही है। इसीलिए बिजली की आपूर्ति की बजाय बिजली के दाम बढ़ाना, ये उन्होंने कदम उठाया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो कृषि कनेक्शन एग्रीकल्चर के संबंध में भाजपा के शासन में किसानों को 2.5 लाख का जो रेट थी उसको 2,500 पर लाकर रख दिया था, आज वापस ये सोच रहे हैं हम इनको कैसे बढ़ाएं, तो उनको बढ़ा रहे हैं और कनेक्शन देने की जो स्थिति है उसको कम कर रहे हैं। भाजपा ने अपने शासन में रोड मैप तय किया था कि 2009 नवंबर तक हम ऐसी स्थिति ला देंगे कि कोई भी किसान खेती के लिए कनेक्शन मांगेगा, हम उसको तत्काल कनेक्शन देंगे। तो ऑन डिमांड कनेक्शन, ये स्थिति लाने के लिए रोड मैप तैयार करके लगातार उस पर वर्क किया और इस योजना को भी इस शासन में ऐसा लगा कि 5 साल पीछे फिर ले गए। अच्छा रामपाल जी, एक चीज मुझे बताएं कि आपने कंपेरिजन किया गवर्नमेंट का भी किया कि पहले वसुंधरा जी की जो गवर्नमेंट थी उसका वर्तमान अशोक गहलोत सरकार से। दूसरी बात करें अगर राजस्थान में भाजपा संगठन की बात करें तो वर्तमान में क्या पोजीशन है, संगठन की बात करें? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिनको संगठन का दायित्व दिया है वे सभी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और भाजपा आगे बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, आप लोग भी हैं, इस तरह से कभी कोई समन्वय की जैसे कोर कमेटी बनी हुई है तो आप लोग अपने स्तर पे भी कभी कोई सुझाव वगैरह देते हैं? भाजपा में सबके सुझाव सब समय सुने जाते हैं, इसमें किसी को कहीं मना नहीं। इसलिए भाजपा जो भी सुझाव देना चाहे अपने सुझाव यथास्थान, यथा समय, यथोचित रीति से उचित व्यक्ति को दे सकता है। राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री की बात बहुत सालों से चलती आ रही है, खासकर बात करें पश्चिमी राजस्थान के जो जाट हैं वो, आपका क्या कहना है इसका? मुख्यमंत्री जाटों में से बने कि बिना जाटों में से बने, ये मुद्दा बनाना मैं सोचता हूं उचित नहीं है। इसलिए जाट भी इसी राजस्थान के नागरिक हैं, इसी राजस्थान के मतदाता हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। लेकिन कोई कहे कि हम ही बनने चाहिए, ये कभी भी लोकतंत्र में चल नहीं सकता। राजस्थान में जाटों में ऐसी लीडरशिप आई तो मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी हो जाएगा। लेकिन एक ही जाति यदि सोचे हम मुख्यमंत्री बना लें बिना किसी का साथ ले तो संभव नहीं। इसलिए सभी जातियां जब मिलकर काम करती है, किसी को नेता स्वीकार करती है, तो जाटों में से भी मुख्यमंत्री बन सकता है और बाकी भी बन सकता है। राजस्थान में जातिवाद बहुत हावी है, आप देखते हैं टिकट का जो बंटवारा होता है उसमें भी जातिवाद को ध्यान में रखा जाता है, इसको लेकर क्या मानना है? ये जो लोक शिक्षण का काम है उस लोक शिक्षण की कमी है। इसलिए मैं अनुभव करता हूं कि आज किसानों की दुर्दशा का एक कारण ये जातीयता भी है कि किसानों को लोगों ने जाति में बांट दिया। कि राजस्थान में किसान वोट बैंक नहीं रहा बल्कि अलग अलग जातियां वोट बैंक हो गई और इस वोट बैंक बनने से सारी जातियां जो किसान जातियां हैं वो आज पीड़ित है, दुखी है और अनुभव करती है कि हमको वोट देना चाहिए किसान के हित देखकर। तो जाति का हित देखकर मत देना ये लोकतंत्र में किसी भी वर्ग के हित में नहीं। इसलिए किसान वर्ग के हित में है कि किसान पहले अपना आप को किसान माने फिर किसी जाति का माने। रामपाल जी, मेरे 2 छोटे छोटे से सवाल हैं, आप एक साथ जवाब दे सकते हैं उनका। एक सवाल तो मेरा ये है कि आप राजनीति में आए हैं वकालत का पेशा छोड़ के, राजनीति में ऐसी क्या एक कमी देखते हैं या बुराई देखते हैं जिसको सुधार होने की जरूरत है? एक बात। दूसरी बात, क्या राजनीति में भी कोई आयु सीमा तय होनी चाहिए? योगेंद्र जी, राजनीति में जहां तक आयु सीमा की बात है यह तय करना व्यावहारिक नहीं। कई बार अनुभव के आधार पर जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है तो हो सकता है किसी भी उम्र में उसके अनुभव देश के प्रदेश के काम आ जाए। इसलिए किसी को आयु के आधार पर रिजेक्शन राजनीति में यह चलने योग्य बात नहीं। क्या बात मानते हैं आप? मैं सोचता हूं अभी सुधार के हिसाब से सभी राजनीतिक दलों को जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको लोक शिक्षण इसको भी अपना मुद्दा बनाना चाहिए। अभी लोक शिक्षण ये कम होता है
और अभी की जो राजनीति है वो निंदा और स्तुति इस पर टिकी हुई है। इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ, सामने वाला सबसे खराब, ये जो वृत्ति चलती है तो हर राजनीतिक दल यही करता है। इस कारण से सामान्य मतदाता भ्रमित होता है कि कौन ठीक कौन गलत। तो यदि जन शिक्षण का काम चले, लोक शिक्षण का काम चले, तो लोगों को अच्छे मुद्दे मिलेंगे, अच्छे मुद्दों पर लड़ने का राजनीतिक दलों को मौका मिलेगा, जिससे लोगों की भलाई होगी। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो क्षेत्र है, ये लोगों की सेवा का क्षेत्र है, लोगों की भलाई करने का क्षेत्र है। इस भावना से सब मिलकर काम करेंगे तो और भी अच्छा राजस्थान, और भी अच्छा देश हम दे सकेंगे। और आज यह राजनीतिक क्षेत्र की पहली आवश्यकता है। रामपाल जी, आपके साथ में और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पे अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम एक मुलाकात को देंगे यहीं पे विराम। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे अतिथि हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल जी जाट। रामपाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप वकालत का पेशा करते थे और शायद अभी भी करते हो, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी आप पूरी तरह से राजनीति में आ गए और राजनीति को ही अपना एक माध्यम बना रहे हैं। तो आप राजनीति में आए कोई मिशन लेके या किस मकसद से? योगेंद्र जी, राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां सेवा के लिए अतुल संभावनाएं हैं, और राजनीति के माध्यम से जो सेवा किसी भी क्षेत्र की जा सकती है, उसमें असंख्य लोग शामिल हो सकते हैं। बाकी क्षेत्र ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने किसानों की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र, इसको प्राथमिकता दी, और इस प्राथमिकता के कारण ही मैं अभी वकालत छोड़कर पूरा समय किसानों की सेवा में लगा रहा हूँ। मेरी मान्यता है, हिंदुस्तान में किसान देश की रीढ़ है। कृषि इस देश की संस्कृति है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे जब इंग्लैंड में पूछा गया व्हाट इज योर कल्चर, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो ये जो कृषि है, ये हिंदुस्तान में व्यवसाय नहीं रहा। कृषि हिंदुस्तान की संस्कृति है, जैसे हिंदुस्तान की पहचान है। और इतना ही नहीं, तो इस पे भी परमात्मा की कृपा है, इसलिए भारत कृषि प्रधान है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं 100 में से 52 बीघा जमीन पर खेती होती हो। हिंदुस्तान ही ऐसा है योगेंद्र जी, जहां 100 में से 52 बीघा जमीन पर खेती होती है, वो खेती योग्य है। मैं साहब एक सवाल आपसे यहाँ बीच में करना चाहूँगा। आपने बताया कि कल्चर है, हमारी एक संस्कृति है, पेशा नहीं है। अभी जो अगर हम बात करें, राजस्थान के किसानों की बात करें, चाहे देश के किसानों की बात करें, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी? वर्तमान में जो कृषि संस्कृति के नाते हम काम करते थे, उसमें गिरावट आई, और सबसे पहली आवश्यकता है उसको रोकने की। हम वापस लौटे कृषि संस्कृति पर, ये हमारे देश की मांग है। इतना ही नहीं, तो विश्व के प्राणी मात्र के लिए यह आवश्यक चीज है कि कृषि संस्कृति इस देश में पनपे। अभी कृषि को हमने व्यवसाय के रूप में समझ लिया, और हमारी सरकारें भी इसके साथ जो व्यवहार करती है, वो इसी ढंग से व्यवहार करती है जैसे वाकई व्यवसाय, उसी ढंग से कृषि। तो कृषि व्यवसाय है ही नहीं, तो कृषि तो संस्कृति है। तो
तो संस्कृति को हम किस ढंग से पाल पोष कर रख सकते हैं, कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इस पर सबका चिंतन होना चाहिए। इसमें कमी आई। अच्छा, दूसरा ये बताएं साहब, आप भाजपा से जुड़े, इसके भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी आपने क्यों पसंद नहीं की? योगेंद्र जी, शुरू से मैं जब जुड़ा विद्यार्थी काल से, तो मैं जुड़ गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और कक्षा 10 से ही मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम शुरू किया। वहां शाखा का जो सबसे छोटा दायित्व होता है गठनायक, वहां से लेकर प्रदेश में जो समन्वय समिति है उसमें भी मैंने लंबे समय काम किया। उससे जुड़ने के कारण से एक सहज रूप से जो हमारा जुड़ाव बना वो उस समय के भारतीय जनसंघ से बना। और भारतीय जनसंघ के बाद जो परिस्थितियां बनी आपातकाल में, आपातकाल ऐसा समय था जो इस देश की नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी कम है, लेकिन लोकतंत्र पर कैसा प्रहार था आपातकाल, जिसमें सारा मीडिया उसके मुंह पर ताला जड़ दिया था, लोगों को समाचारों से वंचित कर दिया था, नेताओं को जेल में डाल दिया था। और उस समय जो सत्याग्रह पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए शुरू हुआ, उसमें उस समय लीड ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। इसलिए देश में जितने भी राजनीतिक दल थे उन सब में सबसे अधिक संख्या में सत्याग्रह दिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और उसमें मैं भी सौभाग्य से शामिल था। और उस समय जो सत्याग्रह हुआ, मैंने भूमिगत संघर्ष उसमें भी काम किया, और बाद में मैंने सत्याग्रह भी किया। और उस सत्याग्रह में सवाई माधोपुर, उदयपुर और सेवर जेल भरतपुर 3 जेलों की यात्रा की। उस समय जो संपर्क हुए, उन संपर्क के कारण से हमारे संपर्क संबंध लगातार इसी परिवार के साथ रहे, और एक सहज रूप से मैं भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इसी पार्टी में निरंतर काम करता रहा हूं। तो इस सहज जुड़ाव है, उस सहजता के कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर जो लोग हैं संघ पृष्ठभूमि से जुड़े, लेकिन अभी जो बदलाव आ रहा है भाजपा में, विचारधारा में बहुत परिवर्तन आया। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे देश की बात करें, संघ पृष्ठभूमि के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए जो दूसरे दलों से या तो आए हैं या उन्हें किसी कारणवश से लाया गया है। ऐसे में अभी आप देख सकते हैं, राजस्थान के आपको उदाहरण लें, गुटबाजी का शिकार हो रहा है। इस पे क्या कहना आपका? योगेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल बनेगा तो उसमें सभी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, और खुले दरवाजों में किसी को भी मना नहीं किया जा सकता, बल्कि राजनीतिक दल का धर्म होता है कि वो अधिकाधिक लोगों को अपने दल के साथ जोड़े। और इस कारण से भाजपा में सभी ढंग के लोग आए, तो ये तो भाजपा का एक प्लस पॉइंट है कि उसमें सभी ढंग के लोग आए। जहां तक भाजपा की सिद्धांतों की बात है, उसमें मैं सोचता हूं अभी भी भाजपा की जो मुख्य धारा है उसमें सिद्धांतों पर ही जोर रहता है, और सिद्धांतों को लेकर ही चलने का प्रयास किया जाता है। और गुटबाजियां, इसके संबंध में यह कहना चाहूंगा, जब भी कोई राज में आएगा, जब भी राज में उसको रहने का मौका मिलेगा, यह राज के निकट होगा, तो गुटबाजियां ये राज की वृत्ति है। इसलिए राज की वृत्ति के कारण से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां गुटबाजी नहीं आवे। तो गुटबाजी कमोवेश रहेगी, इतनी बात है। वहां गुटों में मन भेद नहीं होने चाहिए, मतभेद ये स्वीकार्य है, ये चलेंगे। तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? पार्टी जब जन पार्टी बनती है, तो जब पार्टी बनती है तो जनता के बीच में जाएंगे तो सभी तरह के लोग आएंगे, और किसी भी पार्टी को सभी तरह के लोगों का समर्थन ये भी चाहिए, सभी वर्गों का समर्थन चाहिए। और इस कारण से जो पार्टी आगे बढ़कर अपने ग्राफ को ठीक करती रहती है उसको नुकसान कम होते हैं। और नहीं, ठीक बात है, कोई भी जब जन पार्टी बनती है उसको नुकसान होने की मामूली संभावना बनी रहती है, लेकिन जो उन संभावनाओं का आकलन कर लेता है, समय पर समझ जाता है
वो समस्याएं उसको ग्रसित नहीं कर पाती। रामपाल जी, लेकिन एक बात बताएं कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू तक ने भी ये बात स्वीकार की है, कप्तान सिंह जी सोलंकी हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि हम पिछली बार जनता ने नहीं हराया हमें, हमारी गुटबाजी और आपसे हमारा जो एक समन्वय था उसकी कमी इस वजह से आ रहे हैं। तो जो गुटबाजी का जो कारण मैं बता रहा हूं आपको कि बाहरी लोग या दूसरे विचारधारा के लोग जो गुटबाजी हो, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपकी पार्टी नहीं उठाया पिछले दिनों, अगर आपके नेताओं की बात पे यकीन करें तो। हमारे जो नेताओं ने कहा वो भी उनकी जगह सत्य, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। जनता जब किसी के लिए मन बना ले कि इनको सत्ता में लाना है, तो फिर कोई ताकत नहीं कि उस दल को सत्ता में आने से कोई रोक सके। हां, यह ठीक बात है, उनके नेताओं में जो कमियां होती है, उन कमियों के कारण से कभी कभी धक्का पहुंचता है, लेकिन यदि कोई भी पार्टी को जनता विचार कर ले कि उसको सत्ता में लाना है, तो फिर उसको रोक भी नहीं सकता। आप ये बताइए साहब, अभी राजस्थान में भाजपा की क्या पोजीशन है? अभी राजस्थान की जनता, जब भाजपा में श्रीमती वसुंधरा राजे का शासनकाल और वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत का शासनकाल, इन दोनों की जो तुलना करती है, इन दोनों को जो कंपेयर करती है, तो लोगों को लगता है कि हम ठगे गए। और इस ठगा से जब आदमी महसूस करता है तो उसको कष्ट होता है, और उस कष्ट के कारण से लोग सोचते हैं कि हमने गलती की कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी। यदि श्रीमती वसुंधरा राजे दोबारा सत्ता की कमान संभालती तो राजस्थान, जो बीमारू राज्य 2003 में था, जिसको श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपने प्रयासों से, अपने शासन के प्रयासों से लाकर एक ऊंचाई पर खड़ा किया, वह ऊंचाई और बढ़ती। और आज जिस स्थिति में गुजरात का, बिहार का नाम लिया जाता है, राजस्थान का नाम भी उन्हीं शब्दों में होता है, उन्हीं उसी पंक्ति में होता है, और राजस्थान आज टॉप पर होता है, यह मैं कह सकता हूं। तो आपको लगता है कि अभी अगर चुनाव कराए जाए तो भाजपा की वापसी हो सकती है? मुझे राजस्थान में घूमते हुए, गांव गांव में जाते हुए 2-2.5 वर्ष हो गए। जो मैंने देखा उसके अनुसार जनता प्रतीक्षा कर रही है चुनाव कब आवे, कब इस कांग्रेस के शासन को और श्रीमान अशोक गहलोत के शासन को विदा दी जावे, और श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पुणे राजस्थान में सरकार बने और राजस्थान प्रगतिशील राज्यों में, अग्रणी राज्यों में शामिल हो। और ये करिश्मा श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपने शासन में किया कि लोगों को बिजली की, पानी की और भी अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, उनसे लगता था कि वो खुद जूझ रही है। लोगों को संकटों में नहीं फंसने दिया, बल्कि स्वयं हर संकट में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दिखाई दी। इसलिए आज श्रीमती वसुंधरा राजे का ग्राफ राजस्थान में जननेता के रूप में सबसे ऊंचा है। तो रामपाल जी के साथ अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक।